गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, हम्म जो एटॉमिसिटी का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। हम्म। हाँ यस सर, तो उसको हम आरडीबीएमएस में कैसे कॉन कर किए? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में तो नहीं देख रहे थे, वहां ऑटोमेटिसिटी नहीं था। इस हाँ बात वही का तो जिक्र कर रहे प्रॉब्लम थे था हम ना लोग। सर वहाँ का। हम्म सर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में वही प्रॉब्लम था ना एक तरह का कि हम्म। एटॉमिसिटी वहाँ पे नहीं हो रहा था, तो इसको हम अचीव करेंगे ना आरडीबीएमएस में, तो वो नहीं समझ में आया कि कैसे करेंगे। तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट खुद करेगा ना, हमको थोड़ी करना है। ओ अच्छा, मतलब जो उसका फिजिकल आर्किटेक्चर में होगा वही कर लेगा सर। हाँ, वो सारा का सारा कंकरेंसी हैंडल कर लेगा। फिर ट्रांजैक्शन का जो एटोमिसिटी है वो कर लेगा। सब बनाया हुआ है, हमको सिर्फ और थ्योरी सर जो लिखना है। कॉन्करेंट और पैरेलल एनोमलीज था उसमें सर आप बताए थे जो रो में ट्रांजैक्शन होता है उसको वो लॉक कर लेता है और जब तक ट्रांजैक्शन नहीं खत्म करता दूसरा को इंटर नहीं करने देता है, तो वही ना होगा सर उसमें भी? हाँ, तो फाइल मैनेजमेंट में नहीं हो पाता था। यस सर। फाइल मैनेजमेंट में नहीं हो पाता था, तो यहाँ पे कंकरेंट ट्रांजैक्शन वाला जो कंकरेंसी वाला जो मॉड्यूल है इस चीज को हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है? तो दो तरीका था हैंडल करने का। एक तो वो कि जो लॉक सिस्टम था, ठीक है। यस लॉक सर। सिस्टम में क्या होता था, समटाइम्स समटाइम्स वो डेडलॉक प्रोड्यूस करता था, मतलब डेडलॉक क्रिएट कर देता था। कैसे? जैसे मान लो कि हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस टेबल पे लॉक लगाए। बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंसेप्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी वजह से डेडलॉक होता है। तो हम वो लॉक लगा लिए और वो लॉक जो है ना उस प्रोसेस का पार्ट हो जाता है। हम कोई प्रोग्राम लिख रहे थे, जैसे खासकर थर्ड में, तो हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे थे और वो प्रोग्राम कोऑपरेटिव प्रोसेस था, दोनों प्रोग्राम किसी एक मेमोरी लोकेशन को पढ़ना या लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जब प्रोसेस P1 अगर हम उसको पढ़ना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है तो वो उसको लॉक कर देगा ताकि दूसरा प्रोसेस उस समय उसको नहीं खोल एक्सेस ना पाएगा, कर सके सर। ठीक है। वो वेटिंग में रहेगा हमेशा, कीप टेस्टिंग वाला कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो प्रोसेस जो था ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसका, वो उसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ, बीच में क्रैश हो गया। बीच में क्रैश होने के कारण क्या हुआ कि वो उसके 8वें लाइन पे लिखा था लॉक खोलने का इंस्ट्रक्शन, वो 8वें लाइन तक पहुंचा ही नहीं, बीच में ही गड़बड़ हो गया। तो क्या हो गया कि लॉक तो रह गया और जो प्रोसेस अभी भी मेमोरी में बना हुआ एग्जीक्यूशन में है वो अभी भी लॉक खोलने का इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो यही काम होता है, हो रहा था कभी कभी मेरे डेटाबेस के साथ भी, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लॉक कर दिया किसी रो को या किसी टेबल को, और हाँ एक मिनट, ठीक है। तो और वो एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ कि लॉक खोलना छूट गया, ठीक है। तो चूंकि लॉक वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना वो हमारा हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटमेंट नहीं है, लॉक करना अलग बात है। हम ट्रांजैक्शन में क्या लिख रहे हैं, तो ए का वैल्यू पढ़ना है, उसमें कुछ अरिथमेटिक काम करना है, उसको बी में लिख देना है, फिर कमिट कर देना है। ये था मेरा ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाला है कुछ अलग से उस पर कोड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा हमको व्यू करना है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि कमिट अगर हो गया, कमिट होने के बाद अगर मेरा वो प्रोसेस ब्रेक कर जाता है, वो ट्रांजैक्शन टूट जाता है, मतलब क्या कहे, क्रैश हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कमिट हो चुका है एक्चुअली रोल बैक करने का कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिसमें लॉक खोला जा रहा था। दूसरा ट्रांजैक्शन अभी भी वेट कर रहा है उस लॉक के खुलने का, ठीक है। जबकि वहां पे कोई प्रोसेस कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं लॉक खोलने के लिए। तो जब ये हुआ तब दूसरा बात ये हुआ कि नहीं, हम लॉक नहीं करेंगे। लॉक ना करके कोई और तरीका हम करते हैं, टू कॉम्पिटिटिव ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए, जैसे दो कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव प्रोसेस को हैंडल करते थे, बिल्कुल ऐसे।
तो दूसरा तरीका था कि हम टाइम स्टैम्प वैल्यू को कंसीडर करना शुरू करें। ठीक है, जो प्रोसेस पहले आया वो पहले एग्जीक्यूशन में जाएगा, दूसरा उसके बाद जाएगा। ओके, तो अब न लॉक स्टेटमेंट रहेगा न लॉक खोलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम कंकरेंसी को हैंडल कर लेते थे। यूजर रिक्वेस्ट एक्सीड द रेट लिमिट, ओ मतलब लाइव नहीं होगा। सर हाँ, तो जो सर हम लोगों का कंकरेंट और पैरेलल एनोमलीज था, तो उसमें जैसे हम लोग सीखे थे कि जो लॉक करने का जो सिस्टम है, तो सर लॉक होता होगा, अभी होता है कि नहीं होता सर आरडीबीएमएस में? मतलब एक ट्रांजेक्शन अगर दो साइमल्टेनियसली हिट कर रहा है किसी रो को, तो लॉकिंग सिस्टम अभी होगा कि नहीं होगा सर? हाँ होता है। हम लॉक कब किस बेसिस पे करेंगे? टाइम लॉक स्टैम्प करेंगे बेसिस हम पे सर। रिकॉर्ड बेसिस पे। एक टेबल के अंदर अगर किसी तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई रीड एंड राइट हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल रीड हम अलाउ कर सकते हैं, मल्टीपल राइट एक साथ अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर मान लो हमको रोल नंबर 3 वाले टपल में कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, तो दिस इज द ट्रांजेक्शन। और सेम टाइम में उसी टपल में कोई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए दूसरा कमांड चल गया, दूसरा क्वेरी वहां से चला गया। ठीक है, तो एक टपल रोल नंबर 3, उसमें उसका फाइनल मार्क्स, फुल मार्क्स हम इंसर्ट करने वाले थे या मॉडिफाई करने वाले थे, मतलब यही हम राइट कर रहे थे। सेम टाइम में उसी टपल पर दूसरा क्वेरी नहीं चल सकता। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीका है। हम दोनों काम कर सकते हैं कि दोनों एक साथ अगर क्वेरी है तो हम टाइम स्टैम्प वैल्यू पे भी काम कर सकते हैं और हम लॉक पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। और सर जो रोल बैक करने का कॉन्सेप्ट है वो भी टास्क ट्रांजेक्शन मैनेजर का होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। हाँ, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग का तो ईआर डायग्राम वाला टॉपिक खत्म हो गया था, और आज हमको क्या करना है? आज हमको करना है रिवीजन होगा फिजिकल, सर। ठीक है, फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ओके, हम लोग आज देख लेते हैं इसको। तो फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस जो है, उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री है। हिस्ट्री देख लेते हैं, 2 स्लाइड है बस। और कैसे क्या क्या हुआ। अभिषेक entered, now he entered. In early 1960, the first general purpose DBMS was designed by Charles Bechman and General Electric, which was later called the IDS, Integrated Data Store. This IDS formed a work group groundwork for the introduction of network data model, which was later standardized by CODASL, that is the Conference of Data System Language. Okay. In late 1960, IBM developed the IMS, information management system, which was widely used. The IMS formed groundwork for the introduction of hierarchical data model. IMS जब शुरू हुआ तो उससे समझ में आया कि हम लोग एक और लाइट वेट डेटाबेस पे काम कर सकते हैं, दैट इज हियरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, बाद में फिर समझ में आया कि हम मेनी टू मेनी वाला रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ओके, by the joint venture of IBM and American Airlines, the Savare system was launched with the help, which helped the people to reserve the ticket. Okay, क्या था? अमेरिकन एयरलाइंस को टिकट बुकिंग करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए था, उसके लिए वो डेटाबेस चाहिए था। डेटाबेस में ही तो हम रखेंगे ना कहाँ से कहाँ का सीट मेरा अभी वैकेंट है, किसका अलोकेशन हो गया, कौन सा, तो डेटाबेस चाहिए था। तो IBM के साथ मिलके अमेरिकन एयरलाइंस ने डेटाबेस पे काम किया, और जो सिस्टम उस समय डेवलप हुआ उसका नाम है SABRE, साबरे, जो फुल फॉर्म भी है, पीपल टू रिजर्व द टिकट। द न्यू डेटा रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय एडगर फ्रैंक टेड कॉड, कॉल्ड द रिलेशनल डेटा मॉडल। जो रिलेशनल डेटा मॉडल को इन्होंने मैथमेटिक्स के हिसाब से जब एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, तो बहुत अच्छा लगा सबको, क्योंकि एक ऑलरेडी मॉडल था जो सबका जाना था, सब समझते थे उसको। तो बोथ बेचमैन एंड एडिगर कॉड वेयर
felicitated by ACM Turing Award in 1973 and 81. बैचमैन काहे के लिए कि वो डेटाबेस को का इजाद की, मतलब डेटाबेस ऐसा हो सकता है कि हम डेटाबेस प्रोडक्ट से अलग रख सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है मेरा, उससे अलग डेटाबेस हम सोच सकते हैं। ये पहले उनके दिमाग में आया तो उन्होंने एक डेटाबेस बना के लेके आए, वो डेटा स्ट्रक्चर जैसा ट्री और ग्राफ वाला जो कंसेप्ट था। बाद में उसको एकदम जबरदस्त रूप से एकदम नया आइडिया के साथ कॉड ने लेके आया उसको कि भाई हम सेट रिलेशन के आधार पर भी डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं। With the time passed by, the DBMS system has matured significantly as the development of relational DBMS has reached to larger user and the number of benefits from the same. It was widely accepted and many corporate houses started using this system for their day-to-day activities. Okay. यहाँ तक तो है कि भाई हमको डेटाबेस मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया और कंसेप्ट क्लियर है और सारा का सारा जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसके हिसाब से किसी प्रोडक्ट को बनाना भी आसान हो जाता है। As the popularity of the relational database started increasing, soon IBM in early 1980 has developed a SQL structure query language for relational database through their system R project. तो IBM जो हम लोग SQL पे काम करते हैं, that SQL is also developed by IBM. बाद में उसको एक रूल बना दिया गया कि RDBMS में हमारे पास SQL जैसा कुछ एक लैंग्वेज होना ही चाहिए। ओके, सिस्टम आर प्रोजेक्ट था IBM का और इसी प्रोजेक्ट में सबसे पहले SQL यूज हुआ था। Later in 1980, SQL was standardized and the version SQL 99 was adopted by the NC and ISO. ठीक है, स्टैंडर्ड के रूप में SQL 1999 है ना, वो स्टैंडर्ड लिया गया। इस समय इस स्टैंडर्ड को ही सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अपने क्यूरी में। The concept of concurrent programming was introduced in DBMS system, which allowed the users to run their program concurrently. Concurrency वाला भी बाद में इसमें इंक्लूड किया गया। Later in 1990, James Gray was awarded by ACM Turing Award for his contribution toward database transaction system. जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हम जो बात कर रहे हैं ना, वही ट्रांजेक्शन सिस्टम जो ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगा, अगर एटॉमिसिटी के आधार पे उसको रोल बैक कराएगा, एवरीथिंग दैट इज टेकन केयर बाय ट्रांजेक्शन मॉड्यूल, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट मॉड्यूल। और उसका आइडिया किसका था? जेम्स ग्रे का था। The period between 1980 and 1990, many types of DBMS introduced, allowing more complex data types such as image, text, everything. During this period, many complex queries are given more emphasis. ओके, एक से एक प्रोडक्ट आना शुरू हो गया तुरंत 1980 से लेकर 90 के बीच में। जब इतना ज्यादा आना लगा ना, उसी के बाद से कॉड का रूल आना शुरू हुआ कि एक अगर आरडीबी में से तो ये सारा का सारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारा मेंटेनेंस होना चाहिए, तब वो आरडीबी में होगा। ठीक है, टेबल के रूप में किसी डेटा को दिखा देना और मेमोरी में नेटवर्क और हियरार्किकल जैसा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करना, दैट डजंट लुक लाइक रिलेशनल डेटाबेस। ओके, फिजिकल आर्किटेक्चर। फिजिकल आर्किटेक्चर कहने का मतलब क्या कि हम डेटाबेस का सारा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का फिजिकल तो है नहीं, कुछ सारा का सारा लॉजिकल ही है। फिजिकल तो सिर्फ मेरा वो हार्ड डिस्क है जहां डेटा स्टोर हो रहा है ना, फाइल के रूप में। बट उस डेटाबेस के अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उन सब मॉड्यूल्स के बारे में समझना है, कौन कैसे और क्या काम करता है। Physical architecture describes the software component used by the DBMS to enter and process data and how these software components are related and interconnected. Although it is not possible to generalize the component structure of a DBMS,
It is to understand a number of key functions which are common to most database management systems. Based on various functions, the database system may be partitioned into the following modules and components. The component that normally implement these functions are shown in the figure. ठीक है, देखो एक ऐसा नहीं है कि एक किसी डेटाबेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये ओरेकल में ऐसा होता है, एक्सेल में ऐसा होता है, सॉरी एसक्यूएल सर्वर में ऐसा होता है, ये बात नहीं है। अलग अलग जो फंक्शन है डेटाबेस में उसके आधार पे ये मॉड्यूल और कंपोनेंट होने चाहिए या होते हैं, उसके आधार पे। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है। द कंपोनेंट दैट नॉर्मली इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस आर शोन बिलो, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जनरल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द प्रोग्राम को रन कराएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो सिस्टम कॉल करके डीएमएल प्री कंपाइलर के साथ डेटा उसको सबमिट करेगा। क्यूरी अगर हम लिख रहे हैं अगर टर्मिनल पे, तो क्यूरी डायरेक्टली क्यूरी प्रोसेसर को सबमिट होगा, ठीक है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई है तो सीधे डेटाबेस स्कीमा को देखेगा, यहाँ इसका पहुंच होगा। और डीडीएल कंपाइलर अगर किसी तरह डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाला काम अगर कुछ करता है तो वो सीधे कंपाइलर को मिलेगा, ओके। इसी चीज को समझना है, पूरा ये टोटल काम है मेरा। डीएमएल प्री कंपाइलर होगा, क्यूरी प्रोसेसर होगा, डेटाबेस मैनेजर होगा, फाइल मैनेजर होगा, ठीक है। सर सर ये जो हम लोगों का भी जो डायग्राम दिख रहा है, ये इस तरीके बता रहा है कि किस क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से इनका वर्क किया जाएगा ना सर? एग्जैक्टली, हाँ वही काम है, ठीक है। तो डाउट है सर यहाँ पे, पीछे की स्लाइड सर। सर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का क्या मतलब हुआ? क्या फिर से बोलो? सर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स है ना, उसका क्या मतलब? प्रोग्रामर्स नहीं, प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, प्रोग्रामर्स तो डेटाबेस को हम कैसे हिट कर सकते हैं? डेटाबेस को एक तो डायरेक्टली हिट कर सकते हैं कि डेटाबेस के टर्मिनल पे जाके हम कुछ क्यूरी लिखे और उस क्यूरी से उसको डायरेक्टली हिट कर दे, ठीक है। दूसरा हो सकता है क्या कि हम किसी फ्रंट एंड को यूज करें और हम डेटाबेस को हिट करें, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऐसे मेरा काम होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम जिसपे हम डेटाबेस का कुछ ऑपरेशन कराना चाहते हैं। चलो अब इसको देखते हैं कि पहले तो डीएमएल प्री कंपाइलर क्या होता है। देखो, तो डीएमएल प्री कंपाइलर जितना डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाला जो हम क्यूरी लिखते हैं वो पहले कंपाइल होगा, तो बिफोर एग्जीक्यूशन इट विल बी कंपाइल, सिंपल, ठीक है। कंपाइलर कहने का मतलब ये मत बोलना है कुछ ऑब्जेक्ट कोड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड बन के तैयार नहीं होगा, ये उसी समय रन करेगा बिल्कुल लाइक इंटरप्रेटर की तरह, but it is like pre-compiler because it is compiled for the errors, if error is there or not. If error is not there, then it will be interpreted and it will run, ठीक है। All the database management system have two basic sets of language. पहला है data definition language. It contains the set of commands required to define the format of data that is being stored, ठीक है। DML, it defines a set of commands that modify process data to create user input. यहाँ create table टाइप का कमांड चलेगा और यहाँ पे select वाला भी है, insert और जो update है वो वाला कमांड यहाँ चलेगा, वो दोनों अलग अलग कमांड। तो DML statement can also be written in an application, यही बात कर रहे थे। DML statement can also be written in an application program. The DML pre-compiler convert DML statement such as select from in SQL embedded in the application program to normal procedure call in the host language, ठीक है। अब हमको देखो, अगर डेटाबेस अगर ये हो गए तो तुम देखे होगे क्या कि हम कोई ना कोई क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं और हम उसी में कनेक्शन ओपन करते हैं, उसी में उसमें हम उसका क्यूरी पास कर देते हैं और रिकॉर्ड सेट हमको रिजल्ट मिलता है। ये सारा का सारा एक तरह का हमारा डेटा हैंडलिंग है। तो हम अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम पास कर रहे हैं क्यूरी,
तो हमको जो डेटाबेस को हिट करेगा वो कैसे हिट करेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम टू नॉर्मल प्रोसीजर कॉल इन द होस्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम कोई प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं होस्ट लैंग्वेज में उस डेटाबेस के लिए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि द प्री कंपाइलर इंटरैक्ट विद द क्यूरी प्रोसेसर इन ऑर्डर टू जनरेट एप्रोप्रिएट कोड। ओके, DDL कंपाइलर क्या काम करेगा? तो DDL कंपाइलर कन्वर्ट द डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट सच एज क्रिएट टेबल टाइप का जो जितना भी है इनटू अ सेट ऑफ टेबल कंटेनिंग द मेटाडेटा टेबल्स। These tables contain information concerning the database and are in the form that can be used by other component of the DBMS. Okay. Excuse me, sir. सर यहाँ पे मेटा डेटा टेबल हम लोग किस चीज को बोल रहे हैं सर? देखो, हम लोग स्कीमा बोलते हैं ना, स्कीमा या डेटा डिक्शनरी, ठीक है, उसी को मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा मतलब द डेटा अबाउट द डेटा, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ऑल आर डेटा। In that student roll number name is this data. What is data about this data? That is the attribute name, size, or any constant given the table or not. तो ये सारा का सारा हमारा वो टेबल जो सब डेटा डिक्शनरी को स्टोर किए हुए है उसी को बोलते हैं मेटा डेटा। ओके, यस सर। तो यहाँ पे डेटा डिक्शनरी और मेटा डेटा बोथ आर द सेम? बिल्कुल, ठीक है। डेटा अबाउट द डेटा, the DDL compiler convert the data definition statement into a set of tables containing metadata tables. These tables contain information concerning the table and are in the form that can be used by other components of DBMS. These tables are then stored in a system catalog और डेटा डिक्शनरी। ठीक है, इसके बाद आता है फाइल मैनेजर। अभी हम लोग को हमारे कंप्यूटर में एक कंप्यूटर आइकन होता है ना, कंप्यूटर या दिस पीसी, डबल क्लिक करते हैं तो हमको सारा फोल्डर्स दिखता है, जिस फोल्डर को क्लिक करो सारा फाइल दिखता है। पहले वाला जो वर्जन था ना विंडोज का, वो फाइल मैनेजर के नाम से आता था। अभी भी मोबाइल में फाइल मैनेजर के नाम से आएगा। फाइल मैनेजर खोलोगे तो वो तुम्हारा जितना फाइल स्टोरेज है उसको दिखाएगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने देगा तुमको। इट विल लेट यू तो कट एंड कॉपी, क्रिएट फोल्डर्स, कॉपी फ्रॉम दिस फोल्डर टू पेस्ट, ये सारा का सारा काम हमको फाइल मैनेजर करने देता है। इसे एक थोड़ा सा तुमको आइडिया मिलेगा कि फाइल मैनेजर उसका नाम, सॉफ्टवेयर का नाम क्यों था। ठीक है, तो यहाँ भी बात वही है। फाइल मैनेजर का मेरा एकदम लोअर लेवल पे उसका काम रहता है। ठीक है, ये फाइल मैनेजर all the data after every processing data reach to the file manager. ठीक है, now what file manager will do? It has to write the data in the hard disk. ठीक है, in the data file अब वो लिखा जाना है। तो फाइल मैनेजर का लास्ट काम क्या है कि अब वो एक्सेस करेगा और यहाँ पे वो डेटा को लिखने वाला है। It manages the allocation of space on disk storage. It establishes and maintains the list of structures and indices defined in the internal schema that is used to represent information stored on the disk. ठीक है? However, the file manager does not directly manage the physical output and input of the data. It passes the request to the appropriate access method, which either read data from or write data into the system buffer or cache. ये सारा का सारा काम किसका है? फाइल मैनेजर का है। And last one is, the next one is, the file manager can be implemented using an interface to the existing file subsystem provided by the operating system of the host computer, or it can include the file subsystem written especially for the DBMS.
ठीक है। कहने का ये मतलब है कि फाइल मैनेजर जो इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको कौन सा फाइल सब सिस्टम मिला हुआ है। ठीक है, हम फाइल सिस्टम कहने का मतलब ना कि हम बात करते हैं कि मेरा फाइल सिस्टम कैसे डेटाबेस मतलब कैसे हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो F16, F32 है ना, NTFS ऑल आर द आवर फाइल सिस्टम। तो किस तरह का फाइल सिस्टम यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा क्रिएट करेगा राइट करने के लिए। इसके बाद डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर डेटाबेस मैनेजर में यहाँ देखो, डेटाबेस मैनेजर यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस मैनेजर डेटा डिक्शनरी के साथ कनेक्टेड है और मेरा ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो डेटा डिक्शनरी से क्या मिलेगा? डेटा डिक्शनरी से हमको मिलेगा कि कौन सा डेटा, कौन सा टेबल का डिटेल क्या है, उसका डेटा डिक्शनरी क्या है, और जिस टेबल पे तुम कुछ ऑपरेशन करना चाह रहे हो, कुछ क्वेरी करना चाह रहे हो, उस टेबल पर तुमको क्या राइट्स मिला हुआ है, तुमको वो राइट्स मिला है कि नहीं मिला है, ये सारा का सारा काम। तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम कहीं भी यही होता है कि सब चीज को ऑथेंटिकेट करना और रेगुलराइज करना। ठीक है, किसी भी तरह का इरेगुलरिटीज ना होने पाए ये इंश्योर करना। हमारा डेटाबेस मैनेजर भी यही काम करेगा। ये क्या करेगा? इट इज द इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा and application program and queries. Database typically require a large amount of storage space. Database typically require a large amount of storage space. It is stored on the disk as a main memory of computers cannot store this. Cannot store this information. Data is moved between disk storage and main memory as needed. ठीक है। Since the movement of the data to and from disk is slow related to the speed of the CPU of computer, it is imperative that database system structure data so as to minimize the need to move the data between disk and the main memory. ठीक है, सिंपल सा ऐसा समझो कि डेटा इज मूव्ड बिटवीन द डिस्क स्टोरेज सिस्टम और हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, चाहे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग मेरा मेन मेमोरी से हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ डेटा जो है वो स्लो है क्योंकि हार्ड डिस्क से आने वाला है। चेंज द मूवमेंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम डिस्क इज स्लो relative to speed of the CPU. It is imperative that database system structure data so as to minimize the need to move the data between disk and memory. वो जितना कम हमारा मूवमेंट डेटा का हो वो अच्छा है, वो टाइम मेरा बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस बात का ध्यान डेटाबेस मैनेजर को रखना था। और डेटाबेस मैनेजर इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस सिस्टम टू द यूजर क्वेरी। इन एडिशन, the task of enforcing constraint to maintain the consistency and integrity of the data is as well as its security are also performed by database manager. Synchronizing the simultaneous operation performed by the concurrent user is under the control of the data manager. ठीक है, simultaneous और synchronizing मतलब अगर हम किसी तरह का कंकरेंसी वाला काम कर रहे हैं, कंकरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो हमको उसके बीच में कैसे साइमल्टेनियस ऑपरेशन परफॉर्म हो, कैसे दोनों सिंक्रोनाइज हो, ये सारा का सारा डेटाबेस मैनेजर, ठीक है, को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट ऑल्सो परफॉर्म बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशन। अगर बैकअप हो गया, बैकअप मतलब कुछ खराब हो गया, लॉस हो गया, तो रिकवरी भी यहीं से होगा। The important responsibility of the data manager are interaction with the file manager, integrity enforcement, security enforcement, backup and recovery, concurrency control. ये हमारे पास टोटल 5 राइट्स हैं जो हमको डेटाबेस मैनेजर से होता हुआ दिखेगा या हम समझ सकते हैं। ओके, फाइल मैनेजर को इंटरेक्ट करना, उससे उसको जो डेटा लिखा जाना है फाइनल कमिट के बाद
वो पास करना है। इंटीग्रिटी इन्फोर्स करना, क्यों इंटीग्रिटी इन्फोर्स करना, कि हमको डेटा डिक्शनरी भी हम एक्सेस कर सकते हैं और सारे के सारे यूजर्स का डेटा भी हमको मिलता है, तो हम इंटीग्रिटी को चेक करेंगे। सिक्योरिटी भी इसीलिए है कि किसको कौन सा फाइल का रोल दिया गया है, कौन सा रोल है, पढ़ने का है, राइट करने का है, मॉडिफिकेशन का है, सिलेक्ट का है कि नहीं है। बैकअप एंड रिकवरी, अगर क्रैश होता है तो आप रिकवर कर पाए, उसके लिए आपको पहले से बैकअप लेके तैयार रखना पड़ेगा। कंकरेंट अगर ट्रांजेक्शन आता है तो उसको प्रोसेस, उसके हर ट्रांजेक्शन को अपने अपने एकदम आइसोलेशन के साथ ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो, ये भी काम था। ठीक है, ये सब देखो अभी हम लोग डिस्कस वही है, पूरा डिटेल पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये सब अभी कर चुके, इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट। ठीक है, हाँ, अब ये देखो डेटाबेस मैनेजर का क्या क्या काम है, वो कैसे कैसे करता है। दिस इज फॉर डेटाबेस मैनेजर ओनली। तो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, क्यूरी प्रोसेसर से कोड आया, और कैटलॉग मैनेजर। कैटलॉग मैनेजर मतलब वो जहाँ सारा का सारा मेटा डेटा रखा गया है, दैट इज कैटलॉग मैनेजर। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, क्यूरी प्रोसेसर, ऑथराइजेशन कंट्रोल, ऑथराइजेशन कंट्रोल के बाद कमांड प्रोसेसर, और यहाँ इंटीग्रिटी चेकर। जब कमांड प्रोसेसर से जब किसी कमांड को रन कराते हैं तो इंटीग्रिटी चेकर काम करेगा और चेक करेगा कि इंटीग्रिटी कहीं वॉइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो कमांड प्रोसेस करने के बाद जो क्यूरी जनरेट करेगा, उस क्यूरी को क्यूरी ऑप्टिमाइज करके डिसाइड करेगा कि ये क्यूरी एफिशिएंट रूप से बना है कि नहीं बना है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांजेक्शन मैनेजर, जो ट्रांजेक्शन को देखने वाला है, और वो शेड्यूलर क्रिएट करता है। ठीक है, वो शेड्यूलर क्रिएट करता है, और शेड्यूलर क्रिएट करने के बाद ही वो सारे के सारे जितने भी कंकरेंट ट्रांजेक्शंस है सबको शेड्यूल करता है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है। सीरियलाइजेबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे, वो कैसे हम करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई न लॉक हो और न किसी तरह का कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बाधा बने। ओके, उसका शेड्यूलर क्या करता है, बफर मैनेजर है, रिकवरी मैनेजर है, ये दोनों, इस दोनों को कंडक्ट करता है। बफर मैनेजर कहने का मतलब कि डेटा लिखा जाए उसके पहले इनपुट इंटरफेस बफर और आउटपुट इंटरफेस बफर, उस पर लिखा जाता है, तो वो वैसा बफर है मेरा बफर मैनेजर। और उसी के साथ रिकवरी मैनेजर भी लगा हुआ है। तो रिकवरी मैनेजर का काम क्या है कि अगर किसी तरह का कोई मॉड्यूल डेटा स्टोर नहीं कर पाया तो वहां से उसको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, और बफर मैनेजर फाइनली लिंक टू द फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर लिंक टू द it will contact to the access method of the system, operating system. ठीक है, and then system, it will create a system buffer and now it will be written here. ठीक है, क्लियर है सबको? इसका हम भेज देंगे पीडीएफ, पढ़ लेने के बाद। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ऑथराइजेशन कंट्रोल क्या है, कमांड प्रोसेसर क्या है, इंटीग्रिटी चेकर क्या है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या है। तो क्यूरी, दिस मॉडल डिटरमाइन एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर द क्यूरी एग्जीक्यूशन। कैसे कैसे होगा, तो जैसे दिस मॉडल परफॉर्म द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस। द ट्रांजेक्शन मैनेजर मेंटेन टेबल ऑफ ऑथराइजेशन concurrency. The DBS may use authorization table to allow the transaction manager to ensure that the user has permission to execute the desired operation in the database. ठीक है, शेड्यूलर क्या है, तो शेड्यूल जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन T1 T2, उसको ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन तो है मेरा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरा एक यूनिट काम होगा। शेड्यूलर का मतलब होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब शेड्यूल हो। ठीक है, दिस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द concurrent operation for transactions on the database proceed
without conflicting with one another. It controls the relative order in which transactions operations are executed. Our database may also support concurrency control table to prevent conflict when simultaneous conflicting commands are executed. The DB may check the concurrency control tables before executing an operation to ensure that the data used by it is not logged by another statement. ठीक है, रिकवरी मैनेजर है, बफर मैनेजर है, क्यूरी प्रोसेसर है. तुम लोगों को जो पूछना है पूछो. सर एक बार इंटीग्रिटी चेकर बता दिया ना सर. इंटीग्रिटी चेकर, इंटीग्रिटी कहने का मतलब क्या कि तुम अगर किसी क्यूरी को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी टेबल में हम इनको इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है. नहीं सर. तो जब हमारे पास, जब हम यहाँ पहुंचेंगे, मेरा जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ हम कुछ लिख के भेजे कि भाई इंसर्ट कर दो, तो डेटाबेस मैनेजर के पास आया, तो डेटाबेस मैनेजर उसको प्रोसेस करने के बाद ये वापस फाइल मैनेजर को दे. उसके पहले उसने क्या किया, डेटा डिक्शनरी से देखा कि पुष्कर राज, यूजर नेम पुष्कर राज, उसको कौन सा रोल मिला है और क्या क्या काम कर सकता है. ही इज ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू इन द टेबल वेदर ही हैज दैट प्रिविलेज और नॉट. तो ये इंटीग्रिटी चेकर का काम किसका है, डेटाबेस मैनेजर का है. ठीक है, वही इंटीग्रिटी चेकर. ठीक है, इंटीग्रिटी चेकर यही है. ऑथराइजेशन कंट्रोल से यहाँ आएगा, यहाँ से इंटीग्रिटी चेक होगा और उसके बाद जो क्यूरी जनरेट होगा तो क्यूरी का ऑप्टिमाइज किया जाएगा. उसके बाद ऑप्टिमाइज करना शेड्यूलर को दे दिया जाएगा. देखो भाई कुछ कंकरेंट वाला होगा तो देख लेना. ठीक है, कंकरेंट वाला होगा तो देख लेना. लास्ट में हम जब नॉर्मलाइजेशन बढ़ा लेंगे ना, उसके बाद तुम लोग को शेड्यूलर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ठीक है, हम तो थोड़ा सा बताएंगे लेकिन तुम पूछ पूछ के पूरा जान सकते हो. यस सर. है ना. ओके. यस सर. ठीक है, तो देखो, फॉर एन ऑपरेशन दैट चेंजेस द डेटाबेस, द इंटीग्रिटी चेकर चेक्स दैट द रिक्वेस्ट ऑपरेशन satisfy all the necessary integrity constraints such as key constraint. जैसे मतलब बोलते हैं ना कि प्राइमरी की या नॉट नल या किसी का सम जो है वो नहीं होना चाहिए डोमेन, अगर हम उसका स्पेसिफाई कर रहे हैं. ऑल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी चेक इंक्लूडिंग दैट रूल एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. ठीक है. Okay, query optimizer, the model, this model determine the optimal strategy for the query execution. शेड्यूलर देख ही लिए, रिकवरी हो गया. ओके, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे. चलो ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तुम लोग. ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में. बाय सर. भेज दीजिएगा ना सर पीडीएफ. देखो ना, पीडीएफ का जो प्रॉब्लम है ना, वो आजकल जैसे नॉर्मली हम घर पे जाके कुछ ना कुछ खोलते हैं लैपटॉप तो कुछ काम होता है. ठीक है, अभी क्या हो रहा है. ठीक है. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाँ ठीक है, बिल्कुल. थैंक यू सर.